नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पीएम मोदी और प्रियंका ने एक दूसरे पर कैसे शब्दों के बाण चलाए हैं, इसकी बात होगी। राहुल गांधी ने पीएसयू के निजीकरण को लेकर मोदी पर क्या हमला बोला है, इसके बारे में आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा में गुरुवार को पास हुए आरक्षण बिल के पीछे की सियासत की भी हम बात करेंगे। अयोध्या में यूपी कैबिनेट की मीटिंग का 2024 के लोकसभा चुनावों से क्या कनेक्शन है, इस पर भी चर्चा होगी। और तेलंगाना के सीएम केसीआर और उनके बेटे केटीआर ने नामांकन के दौरान कैसे शक्ति प्रदर्शन किया है, ये भी आपको दिखाएंगे। और आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका चुनाव प्रचार के केंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी दोनों ही नेता पहुंचे थे गुरुवार को बुंदेलखंड। पीएम मोदी ने सतना और प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान दोनों ने ही एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बुंदेलखंड की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के काल में गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने लिए 16,000 करोड़ में 2 हवाई जहाज खरीदने के लिए उनके पास पैसे हैं। अब ये दोनों ही बयान आपको सुनवाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा और कैसे प्रियंका गांधी ने पलटवार किया नरेंद्र मोदी का नाम लेकर। कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं बता रही थी, जब आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री घर से अपने आवास से निकले तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहनों और भाइयों, उस समय उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया 16,000 करोड़ रुपए का 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लिए खरीदते हैं। किसके पैसों से? किसके पैसों से? अपनी जेब से निकाले। वो तो कहते हैं कि वो क्या नाम है, फकीर है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शामिल है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। खेती ही नहीं, लोगों को पीने के लिए भी पानी बड़ी मुश्किलों से मिल पाता है। राजनीतिक पार्टियां हर बार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर देती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 29 सीटें हैं। 2018 के चुनावों में बीजेपी ने इनमें से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में केवल 8 सीटें आई थी। कांग्रेस की कोशिश अब बीजेपी के इस गढ़ को भेदने की है। देखना यह होगा कि पार्टी इसमें कितनी कामयाब हो पाती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुरुवार को मध्य प्रदेश में थे और उन्होंने चंबल क्षेत्र के अशोकनगर और महाकौशल के जबलपुर में रोड शो किया है और जनसभाओं को संबोधित भी किया। जबलपुर में उनका रोड शो 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। अशोकनगर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने कई पीएसयू का निजीकरण करके उन्हें चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंप दिया है। सरकार लोगों से जीएसटी वसूलती है, लेकिन अडानी के हजारों करोड़ का कर्ज माफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की भी मांग एक बार फिर से दोहराई। सुनिए राहुल गांधी को। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, कहते नरेंद्र मोदी कहते हैं सारा प्राइवेट कर दो। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे सबके सब प्राइवेटाइज कर दिए। तो ये हुआ क्या? पब्लिक सेक्टर यूनिट में आदिवासी थे, दलित थे, ओबीसी थे, उनको परे कर दिया, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया और 2, 3, 4 लोगों को पूरा का पूरा माल बेच दिया, देश की पूंजी बेच दी।
मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में उनका नाम तक नहीं लिया। राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज रहे। जातिगत जनगणना के अलावा उन्होंने किसान कर्ज माफी के कांग्रेस के वादे को भी दोहराया। 2018 के चुनावों में कांग्रेस को चंबल में अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, लेकिन तब सिंधिया उनके साथ थे और इस बार ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना रोचक हो जाएगा। बिहार विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल गुरुवार को पास कर दिया गया है और सदन में सर्वसम्मति से इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। 2 दिन पहले ही नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी उसे मिल गई थी। विपक्ष ने भी आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। बिल में ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण बना रहेगा। इस तरह से राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाने का प्रस्ताव है। विपक्षी दलों ने सदन में इसका विरोध भले ही न किया हो, लेकिन विधानसभा के बाहर वो नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए जरा चिराग पासवान को। अच्छी बात है भैया, बढ़ाए आरक्षण का दायरा, पर इसको ऐसे बढ़ाए ताकि ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बन के ना रहे, राजनीतिक लाभ के लिए की गई घोषणा बन के ना रहे। क्योंकि इतिहास में देखा कई राज्यों ने दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव तो रखा, राजनीतिक लाभ भी लिया, पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला फंस गया। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। मराठा आरक्षण को लेकर जो विवाद चल रहा है, ऐसे में अगर ये प्रस्तावित है तो मेरे मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट सुनिश्चित करें कि लीगली और टेक्निकली आरक्षण बिल को पेश करने में जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई गई है, उसके पीछे चुनावी लाभ हासिल करने की मंशा बहुत ही ज्यादा लगती है। आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अभी लागू है। ऐसे में बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने का व्यवहार में कोई अर्थ है नहीं, सिवाय इसके कि मतदाताओं के बीच एक खास तरह का संदेश भेज दिया जाए। गुरुवार को पहली बार उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक अयोध्या में हुई है। कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें अयोध्या को 16 सिटी बनाने पर और यूपी में लैंड वाटरवेज का निर्माण करना भी इसमें शामिल है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाटरवेज के महत्व को बताया है और कहा है कि कैसे समुद्री तट वाले सस्ती एक्सपोर्ट लागत की वजह से जल्दी आगे बढ़ गए हैं। मीटिंग के लिए कैबिनेट के सभी सदस्य बस में सवार होकर पहुंचे अयोध्या। बैठक से पहले पूरी कैबिनेट ने हनुमानगढ़ी में भगवान राम के दर्शन किए। हालांकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा करार दिया है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए और उसके बाद सुनिए आप अजय राय को। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। भगवान का आस्था का केंद्र है, जाना चाहिए इनको, पहले भी करना चाहिए था। आज ही क्यों कर रहे हैं, इनको पहले भी करना चाहिए था। भगवान राम का स्थान है और वहाँ पे सारी चीज़ें विराजमान हैं, तो इनको आज ये चुनाव आया है तो आज वहाँ कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इसको जब पहली बार शपथ लिए थे योगी जी, तो इनको पहले ही दिन वहाँ मीटिंग करनी चाहिए थी। अगर आस्था होती तो पहले ही मीटिंग वहाँ करते। ये तो केवल चुनाव के प्रोपेगेंडा के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और पार्टी के सभी नेता विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में प्रचार के दौरान इसकी लगातार चर्चाएं भी कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को अगले लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर भुनाने की रणनीति बना चुकी है। अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग भी इसी का एक हिस्सा है और यही कारण है कि कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। सभी पार्टियों ने बड़े नेता वहां लगातार राज्य में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। गुरुवार को भी राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गजवेल सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। खुली जीप में रोड शो करते हुए केसीआर ने नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ वो यहां पहुंचे और उनके बेटे बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष सिरिसिला सीट से नामांकन उन्होंने भरा है। समर्थकों की भारी भीड़ के साथ केटीआर ने नामांकन दाखिल किया था। तेलंगाना में चुनावी मुकाबला है बड़ा ही रोचक। वैसे तो राज्य में बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी इसे त्रिकोणीय बनाने की हर संभव कोशिश में है।
रोचक ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर बीआरएस से मिलीभगत का आरोप भी लगा रही हैं। वो केसीआर पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप मढ़ रही हैं। दूसरी ओर बीआरएस न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडिया गठबंधन का। ये चुनाव केसीआर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता से बाहर होने पर उसके लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। और अब चलिए कुछ अन्य खबरों की बात करेंगे। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो इन दिनों बड़ा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोकने वाली आशा मीणा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और आशा मीणा की जूतियां सिर पर रखने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है और ये एक चुनावी सभा का वीडियो बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में डॉक्टर किरोड़ी कह रहे हैं कि मैं आप सबके बीच में आशा जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, 75 साल की उम्र में हमें रिटायर कर देते हैं, 77 साल में मेरा रिटायरमेंट हो ही जाएगा। अब मेरा काम बस 5 साल का है। जब मैं 5 साल के बाद 77 साल का हो जाऊँगा तो खाट में पड़ा खुल करता रहूँगा। आशा जी से मैं आप सबके बीच प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप चुनाव ना लड़ें, विरोधियों के बहकावे में मत आओ, विरोधियों के फैलाए भ्रमजाल से निकलो। मैं सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करूंगा। कहा यह जा रहा है कि आशा मीणा बीजेपी के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए किरोड़ी लाल मीणा की मुश्किलों को बढ़ा सकती थी। आशा मीणा ने मीणा समाज और दिग्गज नेता किरोड़ी की जमीन हिलाकर रख दी है और ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का ये वीडियो जितना भावुक है उतना ही राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो किरोड़ी बाबा इस वायरल वीडियो में बोल रहे हैं, अपनी बातों से मीणा समुदाय को साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। मीणा मतदाताओं को साधने का ये किरोड़ी बाबा का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि आशा के चुनाव लड़ने से मीणा समाज 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाने वाले पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी दशमल रावत ने चुनाव से पहले भीम आर्मी में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि घटना को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान को परवाह नहीं है कि मैं जिंदा हूं या मर गया। शिवराज ने मेरी मदद करने की जहमत नहीं उठाई और ना ही मुझे फोन तक किया। पिछले 4 महीनों से मुझे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन मुझसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरा फोन उठाया। आपको ये भी बता दें कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने पीड़ित से मुलाकात की थी, उनके पैर धोए थे और इसी साल जुलाई में वायरल हुए इस वीडियो में आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी सिगरेट पीते हुए एक आदिवासी शख्स पर पेशाब करता हुआ नजर आया था। शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था और जिस घर में वो रहता था उसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। इस घटना से मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल पैदा हो गई थी और शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। प्रवेश शुक्ला की सीधी में बीजेपी के जो विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला, उनके साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। बड़ा क्लोज उसका बताया जाता रहा है। बाद में बीजेपी ने शुक्ला का टिकट भी काट दिया और मौजूदा सांसद रीति पाठक को मैदान में उतार दिया। केदारनाथ शुक्ला फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।